हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। बिटकॉइन और एप्स्टीन का नाम जोड़ा जा रहा है। बिटकॉइन और जेफरी एप्स्टीन का नाम जोड़ा जा रहा है। जेफरी एप्स्टीन और क्रिप्टो का नाम जोड़ा जा रहा है। क्रिप्टो इंडस्ट्री में कई सारे लोग हैं, उनका जेफरी एप्स्टीन के साथ नाम जोड़ा जा रहा है। कुछ मीडिया आउटलेट्स तो ये कह रहे हैं कि जेफरी एप्स्टीन ही क्या बिटकॉइन का फाउंडर था। कुछ मीडिया आउटलेट ये कह रहे हैं कि जेफरी एप्स्टीन क्या बिटकॉइन के फाउंडर नहीं, फाउंडर्स को जानता था, क्योंकि एक ईमेल में ऐसी कोई बात हुई है। तो पूरा मामला क्या है, एक तो इसको समझेंगे कि कंट्रोवर्सी क्या है, आपको इसको किस तरीके से देखना चाहिए। अगर आपका कोई दोस्त या कोई मेहमान, कोई आस-पास का पड़ोसी आपको आके बोलता है, देखा बिटकॉइन जो है वो तो जेफरी एप्स्टीन जो उसका फाउंडर था, तुमने नहीं देखा मीडिया के अंदर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली पूरा मामला क्या है, अगर आप इस इंडस्ट्री में। और हम बात करेंगे बिटगेट की। क्या बिटगेट को जो ये एफआईयू रजिस्ट्रेशन के लिए उसने अप्लाई किया था, एफआईयू रजिस्ट्रेशन की कंप्लायंस में अभी जो न्यूज़ आ रही है कि बिटगेट ने नए यूज़र्स को ऑनबोर्ड करना बंद कर दिया है, तो इसका क्या मतलब है? क्या ब बिटगेट बैन हो गई है? अब एक्जिस्टिंग अगर आप बिटगेट के यूज़र हो, तो आपके लिए इसका क्या मतलब है? इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज का वीडियो एक्चुअली FUD को क्लियर करने के लिए है, ठीक है? तो मैं चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो एंड में लाइक और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? सबसे पहले हम बात करते हैं बिटगेट की, ठीक है? तो बिटगेट का क्या है कि उसने क्या करा है कि जो नए यूज़र्स हैं, उनको ऑनबोर्ड करना फिलहाल बंद कर दिया है इंडिया से। वो क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि बिटगेट चाहता है कि वो कंप्लायंट हो जाए। कंप्लायंस के अंदर पहला स्टेप ये है कि जब तक उसको रजिस्ट्रेशन नहीं मिली है, जब तक एफआईयू से नई नई रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, तब तक वो कह रहा है कि मैं नए यूज़र्स को ऑनबोर्ड नहीं कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं एक्जिस्टिंग यूज़र पे। एक्जिस्टिंग यूज़र एज़ इट इज़ कोई दिक्कत नहीं है। एक्जिस्टिंग यूज़र जो ट्रेड कर रहे थे, वो ट्रेड करते रहेंगे। उनके जो फंड्स वहाँ पे थे, वो सेफ है, बिल्कुल सेफ हैं। क्या वो अपने फंड्स को विथड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल विथड्रॉ कर सकते हैं। डिपॉज़िट कर सकते हैं? बिल्कुल डिपॉज़िट करते हैं। नए यूज़र्स के लिए सिर्फ़ ऑनबोर्डिंग बंद है। एक्जिस्टिंग यूज़र्स को कोई भी इश्यू नहीं है। तो इसलिए ये फंड या इस तरह की कन्फ्यूज़न अगर मार्केट में ये क्रिएट हो जाती है ना कि अरे! वो बिटगेट ने ना नई यूज़र्स को ऑनबोर्ड करना बंद कर दिया, अब तो बिटगेट बैन हो गया, ये बिटगेट बिटगेट पे यार अब फंड्स को रखना सेफ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंप्लायंस के लिए ये कहीं न कहीं एक रिक्वायरमेंट है कि जब तक आपको एफआईयू का रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, तो आप नए यूज़र्स को भैया ऑनबोर्ड करना बंद करो, ठीक है? तो उसी के तहत रखते हुए कंप्लायंस को करते हुए, क्योंकि वो एफर्ट मार रहे हैं, क्योंकि जितनी भी फॉरेन एक्सचेंजेज़ हैं, उनको एक चीज़ क्लियर हो गई है कि अगर इंडिया में ऑपरेट करना है ना, तो एफआईयू रजिस्ट्रेशन के बगैर भैया अब काम नहीं हो सकता। गॉन आर दोज़ डेज़ के पहले हम कुछ भी कर रहे थे। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये पहला कदम उठाया कि भैया नए यूज़र्स का ऑनबोर्डिंग बंद करो। एक्जिस्टिंग यूज़र एज़ इट इज़ जो ट्रेड कर रहे थे, उनके फंड्स वगैरह बिल्कुल सेफ हैं। तो आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी इश्यू। मैं ये कहता हूँ कि शायद कंप्लायंस के लिए ही पहला कदम है कि न नए यूज़र्स को ऑनबोर्ड ना करना पहला कदम है। आई थिंक वेरी सून यू माइट सी के बिटगेट को भी एफआईयू रजिस्ट्रेशन मिल गई, क्योंकि हमने पास्ट में देखा है कुछ बड़ी-बड़ी एक्सचेंजेस को मिली है, तो बिटगेट को भी फ्यूचर में मिल सकता है। राइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉशिंगटन पोस्ट की। यहाँ पे वॉशिंगटन पोस्ट में आप देख सकते हो बड़ी-बड़ी हेडलाइन है कि एप्स्टीन इन्वेस्टेड अलोंगसाइड टॉप सिलिकॉन वैली नेम्स इन क्रिप्टो फ्रॉम कॉइनबेस। $3 मिलियन उसने इन्वेस्ट किया था 2014 के अंदर। सोचिए कि 2014 में $3 मिलियन उसने इन्वेस्ट किया था। आज की डेट में कंपनी सोचिए कॉइनबेस $51 बिलियन की कंपनी हो चुकी है। यूएस की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज है। सोचिए कि 1% का स्टेक है एप्स्टीन के पास, जितना उसकी इन्वेस्टमेंट है। इस पे भी कॉइनबेस ने जो है यहाँ पे कोई कमेंट नहीं किया है, ठीक है? तो बेसिकली क्या है कि यहाँ से प्रूव होता है कि एप्स्टीन जो था ही वाज़ इन्वेस्टेड इन कॉइनबेस। तो ये यहाँ से क्लियर हो जाता है कि क्रिप्टो के अंदर काफ़ी सारे लोगों के साथ उसकी उठना-बैठना था, उसका नेटवर्क था। तो ये क्लियर हो गया कि कॉइनबेस में वो इन्वेस्टेड था, ठीक है? उसके बाद हम करते हैं कि ब्लॉकस्ट्रीम। ब्लॉकस्ट्रीम भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, बिटकॉइन की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, वॉलेट्स बनाती है, माइनिंग में है, सॉफ्टवेयर्स में है। तो इसके अंदर ब्लॉकस्ट्रीम का जो एडम बैक है, इसकी सतोशी नाकामोटो से उस ज़माने में जब बिटकॉइन बिल्कुल नया था और उस पे डेवलपमेंट हो रही थी, तो एडम बैक वाज़ इन टच विद सतोशी नाकामोटो थ्रू ईमेल्स। तो एडम बैक जो है वो साइफर पंक्स के ज़माने से है, बहुत पुराना नाम है, बहुत बड़ा नाम है बिटकॉइन में। उसकी कंपनी ब्लॉकस्ट्रीम के अंदर भी एप्स्टीन ने इन्वेस्ट किया था, लेकिन उसने एडम बैक ने बोला कि पर्सनल लेवल पे उसका एप्स्टीन के साथ कोई रिलेशन नहीं था, और जो उसने इन्वेस्टमेंट की थी ब्लॉकस्ट्रीम के अंदर, कुछ एक छोटी-सी कोई उसके फंड ने इन्वेस्ट किया था, लेकिन कुछ महीने बाद पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरे कंसर्न्स की वजह से एडम बैक ने उसका शेयर खत्म कर दिया था कंपनी के अंदर से। ब्लॉकस्ट्रीम का कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल रिलेशनशिप नहीं था एप्स्टीन के साथ। हाँ, शुरुआती दिनों में उसके एक फंड ने इन्वेस्ट ज़रूर किया था, तो ये भी बात क्लियर निकल के आ गई। इसके अलावा कुछ और भी बातें निकल के आई कि जैसे एडम बैक, माइकल सेलर, केविन वॉल्श, ये लोग भी एप्स्टीन के साथ टच में थे, और
इन पर्सन मीटिंग की कोई बात नहीं हुई है, बट विद इन ईमेल्स कुछ कहीं न कहीं बात ज़रूर हुई है इन इन सब लोगों की। इनफैक्ट जो फेडरल रिज़र्व का जो नया चेयरमैन है केविन वॉल्श, उसके बारे में भी बात हुई है, ठीक है? अगर हम बात करें इस आर्टिकल की, अब अमेरिका में ना एक लेवल पे अलग-अलग लेवल के आर्टिकल्स आ रहे हैं। अब इसमें भी देखिए ये आर्टिकल बहुत अच्छा है। Epstein file reveals an unexpected role in crypto's early days as a financier, networker और self styled go between for। तो बेसिकली वो फाइनेंसर भी था, नेटवर्कर और सेल्फ स्टाइल गो बिटवीन बिटकॉइन के। तो बेसिकली इसका इस आर्टिकल के अंदर एक बहुत जबरदस्त चीजें लिखी हैं। इस आर्टिकल के अंदर ये लिखा है कि ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री जेफरी एप्स्टीन हैड इंटरेस्टिंग कनेक्शन विद क्रिप्टो करेंसी क्रिएटर्स, इन्वेस्टर्स एंड प्रोजेक्ट्स। एक चीज तो क्लियर होती है कि उसकी ईमेल्स और उसकी उससे पता लगता है कि वो एक तो इस इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड था, और कई सारे लोग जो शुरुआती दिनों में इसमें थे उनके साथ वो टच में भी था, ठीक है? जैसे कि द लेटेस्ट ट्रूव एप्स्टीन फाइल रिवील्स अ रेंज ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है, इंक्लूडिंग फिलोसफिकल म्यूजिंग, फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज, इंटरेक्शन विद की प्लेयर्स इन बिटकॉइन मीटियोरिक डेवलपमेंट, ठीक है? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 3.5 मिलियन पेजेस निकाले, तो ऑब्वियसली इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर काफी सारी चीजें निकल के आई हैं इस हमारी जो क्रिप्टो इंडस्ट्री उससे रिलेटेड, ठीक है? उसमें यहाँ पे एक चीज निकल के आई है, 2016 में उसने एक डील कराने की कोशिश करी मिडल ईस्ट के जो सऊदी अरेबिया का एक एडवाइजर था, उसके साथ, और फाउंडर्स ऑफ बिटकॉइन, ठीक है? तो ये बेसिकली क्या है कि उसने एक डील कराने की कोशिश करी, उसपे मैं अभी बताता हूँ आपका क्या है। एप्स्टीन जो है वो बिटकॉइन के पोटेंशियल पे भी बात करता हुआ दिखा कुछ ईमेल्स में, 2011 में। पीटर थिल एक बहुत बड़ा नाम है यूएस में, प्लांटियर कंपनी का फाउंडर है। इससे भी उसकी बड़ी लेंदी कन्वर्सेशन हो रही बिटकॉइन के बारे में। एक जगह तो उससे पूछा गया कि कि बेसिकली क्या बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो उसने बोला कि उसने डिनाई कर दिया। इनफैक्ट समवन आस्क्ड एप्स्टीन इन एन ईमेल कि 31 अगस्त 2017 को इज परचेजिंग अ बिटकॉइन अ वाइज डिसीजन? तो इसने कहा नो। दैट वाज द प्रॉपर रिस्पॉन्स फ्रॉम एप्स्टीन, ठीक है? In the world of crypto, Epstein was hardly a mysterious person, but the paperwork shows he was more involved in the early Bitcoin community than was probably previously thought. So basically क्या है कि एक ईमेल है जो कि इस टाइम जो सबसे बड़ा जो कारण बना हुआ है डिस्कशन का, वो ये कि वो सऊदी अरेबिया को, ठीक है, सऊदी अरेबिया को एक प्रपोजल दे रहा था कि वहाँ पे कि वो अपना एक शरिया कॉइन लॉन्च करे, और शरिया कॉइन के ऊपर वो प्रपोजल दे रहा था कि शरिया कॉइन ऑन टॉप ऑफ ब्लॉकचेन। और उनको उस ईमेल के अंदर वो ये कह रहा है कि वो कुछ फाउंडर्स को भी जानता है जो बिटकॉइन में काम कर रहे हैं, तो प्रोबब्ली दे कैन हेल्प। सो इस तरह की जो कन्वर्सेशन है कि शरिया कॉइन प्रपोज कर रहा है सऊदी अरेबिया को ब्लॉकचेन के ऊपर, जो कि ऑब्वियसली फाइनल रूप नहीं ले पाई, लेकिन उस उनको कन्विंस करने के लिए कि व्हाई ही हैज सर्टेन एक्सपर्टीज इन दिस बिकॉज ही नोज फाउंडर्स ऑफ बिटकॉइन। अब वो जानता है नहीं जानता है, ही वाज जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रेस सऊदी अरेबिया के जो एडवाइजर है, ठीक है? तो इससे ये प्रूव नहीं होता है इस ईमेल से कि वो जानता है, बिकॉज़ ही वाज़ ट्राइंग टू टेल समबडी, मतलब सऊदी अरेबिया के एडवाइज़र्स को बताने की कोशिश कर रहा है कि वो बिटकॉइन के फाउंडर्स को जानता है, तुम शरिया कॉइन लॉन्च कर दो। ना तो शरिया कॉइन एक्जिस्टेंस में आया, ना ही वो आगे बात बढ़ी, ना ही उसके बाद कोई ईमेल एक्सचेंज हुई, ना ही उस ईमेल से ये प्रूव हो जाता है कि जस्ट बिकॉज़ एप्स्टीन ने बोल दिया कि वो फाउंडर्स को जानता है, तो वो फाउंडर्स को जानता है। ऐसे तो कोई भी कल को ईमेल कर दे कि वो फाउंडर्स को जानता है, और ऐसे फ्यूचर पास्ट में बहुत सारे क्लेम्स हुए हैं। क्रेग राइट ने बोला कि वो सतोशी नाकामोतो है, कइयों ने बोला वो सतोशी नाकामोतो है, कइयों ने बोला वो सतोशी नाकामोतो को जानते हैं। बट ये आज भी मिस्ट्री है कि सतोशी नाकामोतो को कोई नहीं जानता है। एक चीज़ ज़रूर है, यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर निकल के आई कि एप्स्टीन ने शुरुआती दिनों में उसने जो बिटकॉइन की जो बेसिकली क्या है कि उसने एमआईटी लैब को जो है कुछ डोनेशन दी थी, ठीक है? एमआईटी लैब को उसने कुछ डोनेशन दी थी स्टार्टिंग के दिनों में, और एमआईटी लैब जो थी वो एमआईटी डिजिटल करेंसी, एमआईटी बेसिकली आप सब जानते हो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है यूएस के अंदर। तो यहाँ पे एक और कंट्रोवर्सी निकल गई कि एप्स्टीन इन्फ्लुएंस बिटकॉइन कोर डेवलपमेंट, जो शुरू में बिटकॉइन के कोर डेवलपर्स थे, उनको उसने इन्फ्लुएंस किया था। तो यहाँ पे एक साइफर पंक से ब्रूस फेंटन, इसने पूरा यहाँ पे एक वीडियो बना के डाला है। आप ये देख सकते हो, पूरा एक वीडियो बना के डाला है और पूरा एक्सप्लेन किया है कि बिटकॉइन के कोर डेवलपमेंट को कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया था। देयर इज दिस इज नॉट हाउ बिटकॉइन वर्क्स। उसने बोला कि एप्स्टीन ने डोनेट किया था एमआईटी मीडिया लैब को, जो एमआईटी डिजिटल करेंसी इनिशिएटिव को देखते थे, और जो बिटकॉइन डेवलपर्स को भी फंड करता था। एमआईटी डिजिटल करेंसी का जो ये इनिशिएटिव था उस शुरुआती दिनों में, दीज डेवलपर्स यूज्ड टू बी फंडेड बाय द बिटकॉइन फाउंडेशन, ठीक है? तो जिसका ये डायरेक्टर था ब्रूस फेंटन का, इसने बोला कि
कि एमआईटी की लैब को डोनेशन सिर्फ एप्स्टीन ने नहीं किया, और भी बहुत लोगों ने किया, बट दैट डज़न्ट मीन कि एप्स्टीन ने उस शुरू में अगर डोनेशन किया था, तो कोई उसमें कोई एप्स्टीन को फ़ायदा हुआ, क्योंकि ये अगर एप्स्टीन को कोई फ़ायदा होता, तो वो कोड के अंदर पता लग जाता, कोई नोड या कोई माइनर या कोई कोड के अंदर कोई ऐसी बात होती, क्योंकि कोड ओपन है, ट्रांसपेरेंट है। कहीं पे भी अगर एप्स्टीन को प्री माइनिंग करके उसको दिया होता, या उस कोड के अंदर कोई ऐसी बात होती कि एप्स्टीन को कोई फ़ायदा होगा, तो वो तो सबको पता लग ही जाता ना, बिकॉज़ बिटकॉइन का नेटवर्क इज़ ओपन, ट्रांसपेरेंट, उसका कोड ओपन है, पब्लिक की नज़र में है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, उसने ज़रूर डोनेट किया था, नॉट डायरेक्टली टू बिटकॉइन डेवलपर्स, बट एक एमआईटी मीडिया लैब, जो अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसकी एक मीडिया लैब थी, उसके अंदर बहुत लोग डोनेट करते थे, उसने भी डोनेट किया, बट दैट डजंट मीन कि उसकी डोनेशन से उस टाइम के कुछ डेवलपर्स ने एप्स्टीन को कोई फायदा पहुंचाया हो। अगर फायदा पहुंचाया भी होता, तो वो कोड के अंदर दिख जाता कि एप्स्टीन को कितने बिटकॉइन मिले या उसको कितना फायदा होगा फ्यूचर में, ठीक है। तो ये यहाँ पे उसने क्लियर करने की कोशिश करी है। तो गाइज, ये इस चीज़ की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि लोग तरह-तरह से बिटकॉइन के साथ उसका जो नाम जोड़ेंगे, बट आई एम श्योर कि आपको ये क्लैरिटी दे दी। यहाँ पे जो अब बिटकॉइन के मैक्सिमलिस्ट हैं, उन्होंने बड़ी शानदार ये वीडियो, मैं रिकमेंड करूँगा आपको, ये वीडियो आपको देखना चाहिए, जैक मॉलर्स का, मेरे ट्विटर पे है। बिटकॉइन इज़ न्यूट्रल, ओपन सोर्स, पब्लिक यूटिलिटी लाइक फायर, वाटर और इंटरनेट। इट इज़ नॉट अ पर्सन, इट इज़ नॉट एन इंस्टीट्यूशन, इट हैज़ नो सीक्रेट्स। करप्ट पीपल डू नॉट गेट टू रॉब ह्यूमैनिटी। तो बेसिकली क्या है कि ये यहाँ ये इसने तो यहाँ तक बोला कि अगर कि आग को बनाने वाला आदमी, सपोज़ करो किसी ने आग को इन्वेंट किया होता, या स्टील को इन्वेंट किया, किसी भी एक नई इन्वेंशन को ऐसे इन्वेंट किया होता, तो उसका अगर तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बेसिकली उसका ये कहने का मतलब है कि पहली बात तो एप्स्टीन ने डायरेक्टली बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं किया था, ना उसने कोई बिटकॉइन के डेवलपर्स को इन्वेस्ट किया था। उसने एक एक जो एमआईटी की जो मीडिया लैब थी, उसमें डोनेट किया था, ठीक है? तो यहाँ पे उसने पूरा एक एक्सप्लेन किया, जैक मॉलर ने, इस वीडियो को मैं हाइली रिकमेंड करूँगा, उसको आपको देखना चाहिए, ठीक है? और अगर हम आगे चलते हैं, आपने ये देखा ही होगा कि एआई के अंदर किस लेवल की डेवलपमेंट हो रही है। एआई के अंदर रेंटा एआई जैसी वेबसाइट्स आ गई, जहाँ पे ह्यूमंस अपनी बॉडी को रेंट पे दे रहे हैं। कल को एआई को फिजिकल दुनिया के अंदर काम कराने होंगे, तो वहाँ पे एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे 35,000 लोग रजिस्टर कर चुके हैं, rentahuman.ai, जहाँ पे लोग अपनी बॉडीज़ को रेंट पे दे रहे हैं कि कल को एआई उनकी उन फिज़िकल वर्क जो दुनिया में कराना है, उनको वो रेंट पे बॉडीज़ को हायर करेंगे। ऑलरेडी 32,000 लोग रजिस्टर कर चुके हैं। एआई एजेंट्स जो हैं वो टोकन लॉन्च कर रहे हैं बेस के ऊपर। आप ये देखो, अभी तक एआई एजेंट्स 9,000 टोकन लॉन्च कर चुके हैं। 143 मिलियन का वॉल्यूम है, 1.43 मिलियन वो फीस में निकाल चुके हैं। अपने आप को ऑटोनोमस, वो अपने सर्वर्स को फंड कर रहे हैं। और वो बेसिकली अपने सर्वाइवल को खुद ही फंड कर रहे हैं इस टाइम। तो आने वाला जो फ्यूचर है एआई का, यहाँ पे आदित्य अग्रवाल है। आदित्य अग्रवाल कह रहे हैं कि भैया, मैंने कोड करा अभी रिसेंटली एआई से, एंड कोई ज़रूरत नहीं है, अब ह्यूमन्स की कोई ज़रूरत नहीं है एआई कि वो सॉफ्टवेयर कोडिंग करे। प्रॉब्ली वो लास्ट टाइम था, वो भी कोड कर रहा है। आने वाले टाइम में एआई हमसे अच्छा कोड कर रहा है। और उसने यही बोला कि मैंने भी रिसेंटली देखा कि मॉल्ट बुक, जो कि मेरे को फेसबुक में इतना टाइम लगा, 10-12 साल लगे फेसबुक बनाने में, मॉल्ट बुक ने 72 घंटे में वो बना दी। और वो उसके आँखों के सामने ये सब हो रहा है, वो कन्फ्यूज़्ड है। सोचिए, आदित्य अग्रवाल जो फेसबुक का 10वाँ एम्प्लॉयी था, वो कन्फ्यूज़्ड है आज एआई की डेवलपमेंट को देख के, मॉल्ट बुक को देख के, किस तरीके से एआई कोडिंग कर रहा है, और वो कह रहा है कि अब वो शायद ही कोडिंग कर पाए। जिस चीज़ के अंदर वो बहुत टैलेंटेड था, अब वही चीज़ अबंडेंट है, और उसको वो हैप्पी भी है, और साथ में कन्फ्यूज़्ड भी है, और उदास भी है। तो इस तरह की बातें हैं। एआई की बोरोइंग बहुत स्काई रॉकेट लेवल पे बढ़ रही है। कंपनियाँ एआई की दबा के बोरोइंग कर रही हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज़। $120 बिलियन US का कॉर्पोरेट डेट रेज़ कर चुकी हैं 2025 में। तो एआई का बबल तो कहीं न कहीं लगता है कि फटेगा ही, कंपनियाँ जिस हिसाब से डेट को रेज़ कर रही हैं। ठीक है? उसके अलावा हम चलते हैं इधर, केथी वुड का कहना है कि बिटकॉइन इज़ गोइंग टू बी $75,000 से 15 लाख डॉलर की प्रोजेक्शन दी है केथी वुड ने। व्हेल्स आर बाइंग, आप बेच रहे हो, यहाँ पे इस ग्राफ से पता लगता है कि व्हेल्स आर बाइंग इस वक़्त, जब से क्रैश हुआ है। उसके बाद गोल्ड प्राइस और वापस से $5,000 से ऊपर आ चुके हैं। मेटल्स आर स्टिल डूइंग वेल। और यहाँ पे अमेरिका में 39% ऑफ यूएस मर्चेंट्स नाउ एक्सेप्ट क्रिप्टो, पेपल सर्वे फाइंड्स, ठीक है?
तो ये था गाइस आज की क्रिप्टो की ताज़ा खबर। थोड़ा-सा लंबा ज़रूर हो गया बट आई थिंक फंड्स को क्लियर करना ज़रूरी था। आज का सेशन इम्पोर्टेंट था। आई थॉरली एन्जॉयड मेकिंग इट। आपका क्या कहना है एक बारी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।